नमस्कार दोस्तों, ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप मेरे पीछे एक पिक्चर फ्रेम देख रहे हैं जिसमें कि आपको पेपर कटिंग्स कुछ दिखाई पड़ रही होंगी। ये मेरे इकोनॉमिक टाइम्स के वो आर्टिकल्स हैं जो 1999 में मैंने MBA करते समय लिखा था और इकोनॉमिक टाइम्स इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। तो बड़ी खुशी होती थी जब मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होते थे। उसके बाद से कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद राइटिंग हैबिट छूट गई। मे बी आई मे रिज्यूम इट वंस अगेन। और ब्रोकली में तो ब्लॉग्स लिखता ही हूँ, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता था कि थैंक यू फॉर सच अ वार्म रिस्पॉन्स ऑन माई लास्ट वीडियो, गुड रेजिग्नेशन बैड रेजिग्नेशन। इस पर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बहुत सारे जो टॉप नॉच प्रोफेशनल्स दे रीच्ड आउट टू मी and appreciating the concepts which were covered. Kudos to their humility and kudos to their acknowledgement. इसमें से कई ऐसे केसेस हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल जॉब्स में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बोला कि ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज किया। तो इट इज़ देयर ग्रेटनेस दैट दे एक्नॉलेज दिस, दे एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय दैट वीडियो in their personal life. So thank you. Obviously, I cannot take their names here, but thanks to each and everyone who called me and I appreciated it and also confirming that they have actually benefited from the thoughts expressed in the video. जो भी वीडियो में हमने थॉट्स शेयर किया उससे उनको पर्सनल बेनिफिट हुआ। कई लोगों का ये इनपुट आया कि इंग्लिश थोड़ा और वर्ड्स कम करते जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को डिस्कशंस जो होती हैं इस चैनल पे बहुत मज़ा आता है और बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन चूंकि ये हिंदी ऑडियंस काफ़ी है इस चैनल की भी, तो जितना हिंदी वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें उसको ऑडियंस तक पहुंचने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं इस बात का ख्याल काफ़ी दिनों से रख रहा हूं, लेकिन प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतने सालों तक इंग्लिश होने के कारण कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा निकलते हैं, बट आई थिंक मैं टाइम के साथ साथ उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज एक सिचुएशन पे बात करना चाहता था मैं। कई बार आपने देखा होगा और मैंने तो बहुत बार ये चीज़ इनकाउंटर की है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई मैनेजर की पोजीशन पे नया बंदा ज्वाइन करता है, पिछला रिजाइन करता है और ऑलरेडी टीम्स वर्क कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, जब टीम्स किसी प्रोजेक्ट पे काफ़ी दिन से काम कर रही हैं तो टीम कैपेबिलिटी ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो उसमें कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट की हायरार्की में नंबर 1 नहीं होते, लेकिन ओवरऑल उनके कंट्रोल में पूरा प्रोजेक्ट रहता है और क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी रहता है। पुराने लोग हैं तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी रहता है और नया मैनेजर आके बड़ा लॉस्ट फील करता है। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को कुछ पिछले वीडियो से भी रिलेट कर पाएंगे, गुड रेजिग्नेशन बैड रेजिग्नेशन। बट एनीवेज ये मैनेजर तो आ चुका है नई कंपनी में, क्रिप कर सकता है कि नई टीम मुझको सेटल नहीं होने दे रही है। और इनफैक्ट एक वर्कशॉप में मैनेजमेंट वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था तो एक बहुत ही सीनियर प्रोफाइल पे 25+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के टीम लीड ने, जो कि एज लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट हायर किया गया था, उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई कि मेरा जो नंबर 2 है, और नंबर 2 भी थे उसमें, ही इज सो कॉम्पिटेंट एंड ही हैड नथिंग अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कुछ नहीं था। बोले नंबर 2 को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि मैं अपनी जगह नहीं बना पा रहा हूँ। और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। मैंने काफ़ी डिलिबरेट किया टीम से और फिर मैंने एक टिप दी, जो कि उसके बाद मैंने देखा कि उन पर्टिकुलर TL की अपनी कंपनी में एक अपनी जगह बनाने में वो सक्षम हो सके। मैंने उनको जो टिप दिया, मुझे लगा कि मुझे ब्रोकली के ऑडियंस से भी शेयर करना चाहिए। मेरा सजेशन जो था उनको वो ये था कि आप प्रोजेक्ट में कि स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज मुझे बताइए। फॉरगेट अबाउट योर रोल, यू आर द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और वीक एरियाज। ऐसा तो कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं होता जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एरियाज ही स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरिया कोई हो ना। तो चूंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था, 250 लोग थे उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला क्लाइंट तो बहुत खुश है प्रोजेक्ट से, तो और क्लाइंट टीम की परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश है, लेकिन क्लाइंट एक ही चीज़ पे कंप्लेन करता है कि आपके क्योंकि जो 250 लोग थे उसमें 8-10 लोग एक सेंट्रल ऑफिस में थे और उसके अलावा लोग डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए थे, 21 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो कहते वहाँ से जो कम्युनिकेशन है वो वीक है और वहाँ के जो फील्ड में इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में काफ़ी इश्यूज़ हैं, उनकी नॉलेज में गैप्स रहते हैं। उनको बेसिकली क्योंकि कोई छोड़ के गया, नया आया, तो उसको उस नॉलेज लेवल अप टू द मार्क नहीं रहती। तो मैंने कहा हियर इज़ योर अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी कंपनी में नए जाते हैं
तो आपको गैप एरियाज आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज तो जो चीजें अच्छी चल रही हैं उसमें डोंट मेडल इनटू इट, डोंट मेस विद इट। आपको उसमें घुस के उसको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जनरली टेंडेंसी क्या होती है, आप इनसिक्योर होने लगते हैं। नंबर 2 या नंबर 3 जो स्ट्रांग लोग हैं अपनी टीम में, उससे मैनेजर्स, और उनके एरिया में ही घुसने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि पहली बात तो आप उनको उनका काम करने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। आपको अपनी जगह बनानी है, आपको उसको डिस्प्लेस नहीं करना है, आपको उसको रिप्लेस नहीं करना है। फिर मैंने बोला कि अगर आप टीएल महाशय, अगर आप जो 21 डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर्स हैं, आप रोज फोन उठाइए, एक एक से बात करिए और क्लाइंट से पूछिए किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और आप उनसे इंटरेक्शन लेवल बढ़ाइए। क्योंकि आपने खुद बोला कि इंटरेक्शन लेवल विद अ लार्जर टीम इज वीक, इज लेस, और उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाने के बाद और खुद फिर एक्नॉलेज किया। फिर इनफैक्ट मेरे क्लाइंट से भी एक बार बात हुई उनके, तो उन्होंने उनके टीएल की एक ही चीज अप्रिशिएट की कि ये बंदा टीम में लगे रहते हैं और हर किसी से बात करते हैं, और जो एक वीक एरिया था वो भी अब अटेंड हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक छोटा सा टिप एक सीनियर एम्प्लॉय को सेटल होने में कितना हेल्पफुल रहा। क्योंकि जनरली लोग, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जनरली लोग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रांग लोग हैं उनसे इंटरफेयर, उनसे compete करने लगते हैं और अपनी पोजीशन को भी खराब करते हैं। क्योंकि कोई भी मैनेजर, अगर आप किसी कंपनी में नए गए एज और भी सीनियर पोजीशन में, और आपने वहां कंप्लेन करना शुरू किया मैनेजमेंट से कि मुझे टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है और ये बंदा मेरे इनसिक्योर है, या ये बंदा मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, तो आप एक बार बोलेंगे, वो शायद मैनेजमेंट इंटरफेयर करे, आपको हेल्प कराने की कोशिश करे। लेकिन बार बार करने से मैनेजमेंट भी इरिटेट होती है कि समवेयर यू आर नॉट एबल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन विद योर पीपल, क्योंकि आप सबसे वीक फुटिंग पे हैं। और जब नए सीनियर्स कंपनी में आते हैं तो पुराने लोगों को वैसे ही ये लगता है कि आप तो बहुत हाइक लेके आए हैं, आप तो इंक्रीमेंट लेके आए हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये कवर भी किया कि लॉयल्टी ब्रेक करने की आप प्राइस लेके आए हैं, आप एक्विजिशन प्रीमियम लेके आए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एक्विजिशन प्रीमियम के नाम पे करंट एम्प्लॉयज से आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही होती है, तो करंट एम्प्लॉयज को लॉयल्टी के कारण उनकी वैल्यू है, और आपकी जो वैल्यू है मार्केट में वो सैलरी के कारण है, लेकिन आप कहीं डिसएडवांटेज भी उसके कारण, जो कि आपके फेवर में नहीं है वो सिचुएशन। एनीवेज, ये तो एक सिचुएशन है जिससे आपको लड़ना है और फेस करना है। अलग अलग लोग नए एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, नए जो है वो पुरानों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। इन सब में कुछ नहीं रखा है। नए एम्प्लॉयज, पुराने एम्प्लॉयज दोनों की जरूरत है हर ऑर्गेनाइजेशन को। नया एम्प्लॉय एक नई स्किल सेट लेके आता है, एक फ्रेश एयर लेके आता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आता है, जिसकी की वैल्यू मैनेजमेंट को बहुत होती है, और मैनेजमेंट को हमेशा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की जरूरत है। पुराना एम्प्लॉय एक लॉयल्टी, स्टेबिलिटी लाता है, उसकी मैनेजमेंट को उतनी ही जरूरत है। जब दोनों को मिलके टीम वर्क स्टैब्लिश होता है तो एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। लेकिन ये हमेशा रियलिटी में हो नहीं पाता, तो इसको करने का ही काम सीनियर मैनेजमेंट का होता है, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटल करने में और एम्प्लॉयज को अपनी जगह बनाने में, नए एम्प्लॉयज को। वरना कुछ लोग कहेंगे नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बात सही है, क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज ने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख के वो पुराने हुए हैं, और नए एम्प्लॉय जो आते हैं वो कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन चूंकि उनका क्रेडेंशियल उस कंपनी के साथ लॉन्जेविटी नहीं बनी है, तो कॉन्फिडेंस तो टाइम के साथ ही बिल्ड होता है। और लेकिन उनको अपना वैल्यू एड डे 1 से दिखाना होता है। तो उनके लिए वैल्यू एड दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें, एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ मार्क। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो किरण बेदी जी का आता है। जो आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी हैं, उनको शंटेड पोस्टिंग, सो कॉल्ड लेस इंपॉर्टेंट पोस्टिंग में प्रिजन्स में भेजा गया। वहां उन्होंने इतना रिमार्केबल काम किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, एंड शी बिकेम icon there also, as much as a big icon she was there in the earlier roles। पहले जितना अच्छा काम किया था उससे ज्यादा अच्छा काम उन्होंने ऐसे एरिया में किया जो कि आईपीएस के शायद सर्कल्स में उतना हॉट पोजीशन नहीं मानी जाती होगी। लेकिन कोई भी पोजीशन हॉट या कोल्ड नहीं होती। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने उस अपॉर्चुनिटी में क्या किया,
क्या आपने उसमें आपका कंट्रीब्यूशन था, उससे आप अपनी जगह बनाते हैं। ये बात अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता है आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हो सकता है मैं जो आर्टिकल्स 99 के हैं मैं उसको देख रहा था, और मुझे हर आर्टिकल, आज 23 साल हो गए MBA किए हुए, और 98 to 2000 जब इसमें SP जैन में था तो 99 में ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, और हर एक आर्टिकल आज भी उतना ही रिलेवेंट है। तो कहीं लगता है कि लाइफ जरूर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी भी वही हैं। एट मैनेजमेंट लेवल चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं है, और नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, वो सेम है। तो आर्टिकल्स के बारे में फ्यूचर में कभी हम और बात करेंगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स का, और आपके व्यूज जानेंगे। अभी तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमने कवर किया उस पर आपके व्यूज जानने में इंटरेस्टेड होऊंगा। थैंक यू सो मच।